अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द फार्माको स्टडी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग क्लिनिकल केस स्टडीज को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और खास तौर पे डिस्कस भी किस डिजीज को कर रहे हैं वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज को। क्रॉनिक किडनी डिजीज बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव डिजीज होती है और इसमें बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है। कोई भी इवन आपने सप्लीमेंट भी देना हो, कोई भी मल्टीविटामिन भी देना हो तो आपको एहतियात करनी पड़ती है। पहले जो हमने केस स्टडी की वो थी वो मल्टीविटामिन पे ही की थी, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो अब भी जल्दी जाके जो देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द फार्माको स्टडी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने क्लिनिकल केस स्टडीज जो है वो शुरू की हुई हैं और अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं 2 केस स्टडीज। एक हम लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज के मल्टीविटामिन पे इस तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं और दूसरी हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं कि एक पेशेंट जो क्रॉनिक किडनी डिजीज का है उसको आयरन सप्लीमेंटेशन किस तरह से दी जाती है और उस पेशेंट की खासियत क्या थी कि वो हीमोडायलिसिस रिसीव नहीं करता, यानी किसी भी किस्म की उसको डायलिसिस की अब तक ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज जो हम केस पढ़ने जा रहे हैं वो होगा हीमोडायलिसिस के पेशेंट का केस। और इस केस में किस तरह से जो है वो आयरन डेफिशिएंसी को जो है वो ट्रीट किया जाता है, ये क्या-क्या पॉइंट्स होते हैं जो हमें KDOQI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें मिलते हैं और किस तरह से हम लोग उसको फॉलो करते हैं वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने केस स्टडी को स्टार्ट करते हैं पेशेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। ये केस है मिसेस शाज़िया का, एज इनकी 63 है और जेंडर आप जान सकते हैं फीमेल है। अच्छा, डायग्नोसिस क्या है कि ये स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में है जो कि सेकेंडरी किस वजह से डायबिटिक नेफ्रोपैथी हुई है पेशेंट को। ठीक है, यानी कि पेशेंट जो थी पहले वो डायबिटिक थी, जिसकी वजह से कि अनकंट्रोल उनकी डायबिटीज़ रही और आहिस्ता-आहिस्ता डायबिटिक नेफ्रोपैथी उनको हो गई और उसकी वजह से अब वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की स्टेज 5 तक वो पहुँच चुकी हैं। इनका डायलिसिस स्टेटस ये है कि ये मेन रिसीव कर रही हैं मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस 3 टाइम्स वीकली। और इनकी कंप्लेन क्या है, मतलब ये अगर किसी फार्मासिस्ट या फिजिशियन को आपके पास आई हैं, तो वो क्या कंप्लेन लेकर आई हैं? कंप्लेन उनकी ये है कि उनको थकावट रहती है, वीकनेस रहती है और उनको साँस चढ़ जाता है। जैसे ही वो थोड़ा-सा काम करती हैं या कोई भी जो है वो थोड़ी-सी एफर्ट करें, एक्सरसाइज करें तो उनको साँस चढ़ जाता है और ये निशानियाँ हमें बहुत हद तक जो है वो आयरन डेफिशिएंसी की हमें पता चल रही हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले केस स्टडी में भी देखी थी जिसमें हम लोगों ने मैनेज किया था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को, एक ऐसे पेशेंट में जिसको डायलिसिस रिसीव नहीं हो रही थी। अब इसकी मेडिकेशन देखें तो अब ये मेडिकेशन जो है क्या ले रही है, इरेथ्रोपोइटिन एजेंट भी ले रही है, इरेथ्रोपोइटिन अल्फा 8000 यूनिट सबकट ले रही है ट्वाइस वीकली। ठीक है, एमलॉडिपिन जो है वो वंस डेली ले रही है। सिविलम में कार्बोनेट 800 मिलीग्राम 3 टाइम्स डेली विद द मील। सिविलामिड कार्बोनेट जिसको नहीं पता कि ये क्या है और क्या सिविलामिड कार्बोनेट के दरमियान और सिविलामिड एचसीएल के दरमियान डिफरेंस है, तो ये प्रिस्क्रिप्शन क्रैकर डॉट कॉम पे जाके आप ये आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं और ये जो करंट आर्टिकल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये भी प्रिस्क्रिप्शन क्रैकर डॉट कॉम पे अवेलेबल है। तो जल्दी से जो है ये इसका डिफरेंस भी देख लीजिएगा कि सिविलामिड एचसीएल और इनका क्या काम है। बेसिकली मैं अभी आपको बता दूं कि ये फॉस्फेट बाइंडर्स होते हैं। जब सीकेडी के पेशेंट में जो है वो यूजुअली अक्सर ऐसा होता है कि इनमें फॉस्फेट का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से फॉस्फेट बाइंडर्स देने पड़ते हैं। फॉस्फेट बाइंडर बहुत ज्यादा जाते हैं लेकिन ये दो जो है इनमें क्या खासियत है और इनके दरमियान डिफरेंस क्या है और इनका डिफरेंस बाकी के जो फॉस्फेट बाइंडर्स हैं उनसे क्या इनका डिफरेंस है, वो भी सारा कुछ यहाँ पर इसमें मौजूद है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर फर्दर टाइम हम लोग जो है वो देखते हैं कि इसके अलावा जो है वो अटोरवास्टैटिन भी वो ले रही है, कैल्शियम एसिटेट ले रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो एक बात पॉइंट नोट करने वाली है कि एक तो ये सिविलामेट कार्बोनेट भी ले रहे हैं, साथ में कैल्शियम एसिटेट भी ले रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ये फ्यूरोसिमाइड भी ले रही है और मल्टीविटामिन रीनल फार्मूला ले रही है। अब यहाँ पर जो रीनल फार्मूला है इसमें अभी तक फिलहाल जो है वो हमें आगे चल के देखते हैं कि इसमें क्या-क्या जो है वो इंग्रीडिएंट्स हमें बताए हुए हैं या नहीं बताए हुए हैं। ठीक है ना? और दूसरी बात ये आ जाती है कि अब इस जो भी पेशेंट होते हैं सीकेडी की इनको खास तौर पे जो है ना वो लेबोरेटरी टेस्टिंग ज़रूर करवानी पड़ती है, ब्लड टेस्टिंग बेशक वो फेरेटिन लेवल की हो। फेरेटिन लेवल को जो है मज़ीद उसमें किया जाता है, उसमें सीआरपी की वैल्यू भी जो है वो ऐड की जाती है। सीआरपी क्या होता है ये मैं लास्ट टाइम पे आपको बताया था, मैं दोबारा बता देती हूँ कि सी रिएक्टिव प्रोटीन जो कि इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है। इस पेशेंट की अगर हम लोग लैब वैल्यूज़ देखें तो हमें पता चला कि हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम है, हेमाटोक्रिट भी कम है। इसमें सिर्फ फेरेटिन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है ना? 30 से 400 माइक्रोग्राम पर लीटर तक लिमिट होती है, लेकिन इस पेशेंट का क्या है 480 माइक्रोग्राम है। तो दिस इज़ पॉइंट टू बी नोटेड, ये आप लोगों ने नोट कर लेना ताकि आगे केस में आपको समझने में आसानी हो। फिर आ जाता है ट्रांसफेरिन सैचुरेशन, ये 17% है जो कि अपनी लिमिट से कम है। फिर अगर हम लोग देखें सीरम आयरन के सीरम में जो है वो कितना आयरन जो है वो फ्री है। अच्छा, सीरम फेरेटिन जो है वो स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो ट्रांसपेरेंट जो सैचुरेशन है ना, ट्रांसपेरेंट सैचुरेशन के बताता है कि आयरन को जो ट्रांसपोर्ट करने वाला प्रोटीन है उसकी सैचुरेशन कितनी है, वो 17% है, लेस देन है मतलब 20% से। और सीरम आयरन यानी कि फ्री आयरन अवेलेबल कितना है, वो 45 है जो हमारी लिमिट से कम है। ठीक है? फिर इसके अलावा टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी जो है वो लिमिट में आ रही है, ठीक है ना? सीरम क्रेटिनिन जो है वो एलिवेट हुआ है, बहुत ज़्यादा एलिवेट हुआ है और सी रिएक्टिव प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा एलिवेट है। इसके साथ-साथ सीरम फेरेटिन फोस्फेट को देखें तो वो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड है, 2.5 से 4.5 मिलीग्राम पर डे इसकी लिमिट होती है। लेकिन इसकी भी काफ़ी ज़्यादा एलिवेशन हुई है, दैट्स व्हाई कि वो फॉस्फेट बाइंडर्स जो है सिमिलामेर भी ले रहे हैं और कैल्शियम एसिटेट भी ले रहे हैं, ठीक है? अब हमारे पास क्लिनिकल नोट्स क्या है, द पेशेंट जो है वो रिपोर्ट करता है कि कंप्लायंस होने की वो ईपीओ थेरेपी जो है वो ये ले रहा है, एरिथ्रोपोइटिन एजेंट जो है वो ले रहा है, फॉस्फेट बाइंडर्स भी ले रहा है, कोई उसने ट्रांसफ्यूजन नहीं करवाई और अभी उसको कोई ब्लीडिंग फेस नहीं करनी पड़ रही। माइल्ड सी हाइपरटेंशन होती है जब वो डायलिसिस करवाती हैं। कंप्लेंट्स होती हैं, जो कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट्स रहती हैं एंड ओकेजनल न्यूज़िया भी होता है खाना खाने के बाद। फेरेटिन लेवल जो है पिछले 3 माह में जब उनका टेस्ट करवाया हुआ है तो 320 से 480 तक वो पहुँचे, यानी कि स्टोरेज तो बढ़ती ही जा रही है उनकी बॉडी के अंदर। आयरन की स्टोरेज बढ़ती जा रही है लेकिन सीरम आयरन जो है वो कम है। ऐसा क्यों है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। और जो ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन है यानी कि वो ट्रांसपोर्टर जो उसको लेके जाना चाह रहा है वो भी क्यों खाली फिर रहा है, उसकी सैचुरेशन क्यों नहीं है?
तो जबकि हमारे पास स्टोरेज तो बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या वजह है वो भी हम देखते हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो इसका 9 से 9.5 ही रहा है। इवन कि वो जो है इरिथ्रोपोइएटिन स्टिमुलेटिंग एजेंट यूज़ कर रहा है, फिर भी उसका हीमोग्लोबिन जो है वो 9 से 9.5 तक ही है, वो बढ़ क्यों नहीं रहा? जबकि इसका जो है इसको तकरीबन 10 टू 11 के दरमियान मेंटेन किया जाता है। अगर 11 से बढ़ना शुरू हो जाए तो इसका डोज़ भी डिक्रीज़ किया जाता है। यूजुअली वो हम लोग अलग से जो है वो उसका केस स्टडी करेंगे कि इरिथ्रोपोइएटिन स्टिमुलेटिंग एजेंट जो है वो कब यूज़ करवाए जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि उसकी केस स्टडी आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन जो है फार्मासिस्ट के लिए भी हो सकता है और क्लिनिकल जो फिजिशियन वगैरह होते हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन होते हैं। 8 क्वेश्चन और ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये जो है ना आपकी कोर आपकी जो है ना वो बिल्ड करेंगे। बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग आपको कौन सी आयरन स्टेटस एब्नॉर्मेलिटी है इस पेशेंट में, ठीक है ना? कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे एब्सोल्यूट और फंक्शनल आयरन डेफिशिएंसी को। जो मेरा ये फर्स्ट केस सुन रहे हैं, उनको नहीं पता होगा कि एब्सोल्यूट और फंक्शनल के दरमियान क्या डिफरेंस है, तो वो मैंने क्वेश्चन जो है वो खुद ऐड कर दिया है कि इसमें क्या-क्या डिफरेंस होगा, कैसे पता चलता है। और जो पहले से जानते हैं वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या इनके दरमियान डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू द TDO गाइडलाइंस 2025 रिकमेंडेशन, क्या आयरन थेरेपी इसमें कंटिन्यू करनी चाहिए, स्टार्ट का मतलब स्टार्ट करनी चाहिए या मॉडिफाई करनी चाहिए? अब ये क्वेश्चन उन्होंने एम्बिगुअस सा बनाया, हालाँकि यहाँ पर उन्होंने कोई आयरन थेरेपी नहीं बताई, लेकिन उन्होंने इस तरह से जो है ना एम्बिग्यूइटी क्रिएट किया है कि क्या आप लोगों को समझ आ आई भी है कि आयरन थेरेपी पेशेंट को दी गई है या नहीं दी गई? और अगर दी जा रही है या नहीं दी जा रही है तो क्या आप लोग उसको मॉडिफाई करेंगे? और दूसरी बात ये कि हमारे पास यहाँ पर जो है एक हमने बात की कि हीमोग्लोबिन कम ही रह रहा है डिस्पाइट कि हम लोग ESA को यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? इसके साथ-साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या रोल है हेप्सिडिन का पेशेंट के आयरन मेटाबॉलिज्म पे। जिनको आयरन मेटाबॉलिज्म का बिल्कुल नहीं पता वो इस पे क्लिक करें और साथ ही जो है वो एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें मैंने आपको सारा आयरन मेटाबॉलिज्म कि किस तरह से आयरन की क्या-क्या फॉर्म्स हैं, कैसे मेटाबोलाइज़ होता है, कैसे इसकी जो है ना वो हेप्सिडिन का काम करता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि आप जो है वो वुड यू रिकमेंड स्विचिंग द रूट और द फॉर्मुलेशन ऑफ द आयरन थेरेपी? क्या आप रूट स्विच करना चाहेंगे ओरल से IV या IV दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? क्या आप उसके बारे में कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 है कि कैसे हाइपर फॉस्फेटेमिया यानी कि फॉस्फेट का लेवल अगर ज़्यादा हो या फिर कोई पर्सन फॉस्फेट बाइंडर का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या उसका इफेक्ट होता है आयरन की एब्जॉर्प्शन पे और क्या मॉनिटरिंग प्लान जो है वो आप प्रपोज़ करेंगे इसके लिए? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फार्मासिस्ट वर्कअप। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि किस तरह का आयरन स्टेटस जो है वो एब्नॉर्मेलिटी इस पेशेंट को है। तो हमने देखी इस पेशेंट की कंडीशन भी कि उसको जो है वो एक्सर्शन में जो है वो उनको जो प्रॉब्लम होती है एक्सर्शन करती हैं तो उनको जो है वीकनेस फील होती है, उनको डिसिप्निया फील होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होती है और फटीग भी महसूस होती है। तो हमें एक तो ये हमने कंडीशन देखी, दूसरा भी हमने इनकी लैब रिपोर्ट देखी। तो बेस्ड ऑन द अबव फाइंडिंग इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द पेशेंट इज हैविंग फंक्शनल आयरन डेफिशिएंसी। अब यहाँ पर बच्चे सोचेंगे जिनको नहीं पता कि फंक्शनल क्या होता है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जरा समझ रखें। तो ड्यू टू द इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन ऑफ द ओरल आयरन एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फ्लेमेशन, ये जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है ना, ये एलिवेटेड है। अब सी रिएक्टिव प्रोटीन जब एलिवेटेड होता है ना, तो ये साइन करता है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, ठीक है? CRP जब भी होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि पेशेंट की बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है। अब इन्फ्लेमेशन जब होती है ना, तो इंटरल्यूकिन 6 तो आपको पता ही है कि ये एक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है। इंटरल्यूकिन 6 क्या करता है, वो एक जो है ना वो प्रोटीन को रिलीज़ करवाता है जिसका नाम होता है हेप्सिडिन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जाके आपको पता चलेगा कि हेप्सिडिन का क्या रोल है। हेप्सिडिन का रोल मैं आपको अभी यहाँ पर भी बताती हूँ कि हेप्सिडिन का रोल होता क्या है। हेप्सिडिन क्या करता है, ये एक तरह का आयरन का गेटकीपर होता है। ये आयरन को बॉडी के अंदर यानी कि अगर आप ओरल रूट से ले रहे हैं, ये इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता इंटेस्टाइन से और दूसरी तरफ क्या करता है कि जो इसकी स्टोरेज से जो है वो उसको रिलीज़ नहीं होने देता ब्लड में। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी स्टोर्ड है हेप्सिडिन सॉरी आयरन, हेप्सिडिन उसको निकलने नहीं देता उस आयरन को, उन स्टोरेज साइट से। इस यही वजह है कि सीरम फेरेटिन लेवल जो है वो 480 तक पहुँचे यानी कि ये निकलने ही नहीं दे रहा बॉडी आयरन को जो है वो बॉडी के अंदर सीरम के अंदर आने ही नहीं दे रहा और ना ही इसकी आयरन की एब्जॉर्प्शन होने दे रहा। तो हमें क्या पता चल रहा है कि पेशेंट को जो है इन्फ्लेमेशन है और इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हुआ, हेप्सिडिन लेवल बढ़ गया और हेप्सिडिन क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है उसकी रिलीज उसकी स्टोरेज साइड से और एब्जॉर्प्शन भी नहीं होने दे रहा। ये हमें इससे ये और इसी तरह से हमें ये भी पता चला कि फेरेटिन लेवल जो है वो उसकी बढ़ा होने की वजह क्या है, 480 माइक्रोग्राम पर लीटर ये क्यों बढ़ गया और जबकि सीरम आयरन तो बहुत कम है। स्टोरेज आयरन इतना ज़्यादा क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो है हेप्सिडिन इन्फ्लेमेशन हुई है पेशेंट की बॉडी में, ठीक है? इन्फ्लेमेशन की वजह से हेप्सिडिन रिलीज हुआ। हेप्सिडिन ने क्या किया कि आयरन को उसकी स्टोरेज साइड से निकलने नहीं दिया, जिसकी वजह से 480 माइक्रोग्राम पर लीटर तक आयरन का जो स्टोर्ड आयरन का लेवल बढ़ गया, जबकि सीरम आयरन लेवल जो है वो कम है। हालाँकि सीरम आयरन जो लेवल है वो इतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर नहीं है, लेकिन अगर हम लोग टी-सैट देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर आ जाता है। ये भी 17% है, ट्रांसपेरेंट सैचुरेशन इसको कहते हैं। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हमें क्या पता चला कि पेशेंट को क्या है, फंक्शनल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। अब फंक्शनल और एब्सोल्यूट के दरमियान क्या डिफरेंस है? देखिए, हमारे पास सिंपल सी 2 बातें आपने याद रखनी है, 2 वैल्यूज़ को हमने लैब रिपोर्ट में देखना होता है। अगर हमें पता चलना चाहिए कि फंक्शनल है या एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि रियल में आयरन डेफिशिएंसी है। पहले मैं आपको इनके मीनिंग बता देती हूँ। रियल में आयरन डेफिशिएंसी है किस वजह से कि या तो पेशेंट आयरन ले नहीं रहा, या फिर जो है उसका ब्लड लॉस हुआ है, या फिर जो है वो डायलिसिस की वजह से जो है वो उसका ब्लड लॉस हुआ है, या जीआईटी ब्लीडिंग की वजह से, या फिर उसकी आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। ठीक है? तो ये होती है एब्सोल्यूट आयरन डेफिशिएंसी। इसमें क्या होगा, आपके टी-सैट का लेवल लेस देन 20% होगा और फेरेटिन का लेवल 100 माइक्रोग्राम पर लीटर से कम होगा ऐसे पेशेंट में
जो डायलिसिस रिसीव नहीं कर रहा। और अगर वो डायलिसिस रिसीव कर रहा है तो उसका 200 माइक्रोग्राम पर लीटर से फेरेटिन लेवल कम होगा, जबकि टी-सैट का लेवल जो है लेस देन 20% ही रहेगा। ठीक है? तो ये हमारे पास चीज़ आई है, यानी कि 100 माइक्रोग्राम से कम होगा और अगर वो डायलिसिस रिसीव कर रहा है तो 200 माइक्रोग्राम से कम होगा उसका फेरेटिन लेवल। जबकि अगर फंक्शनल में हम देखें तो उसमें क्या होगा, टी-सैट सेम ही रहेगा, लाइक लेस देन 20% ही। डेफिशिएंसी की बात हो रही है, दोनों टाइप की डेफिशिएंसीज़ ही हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि फेरेटिन का लेवल 100 से ज़्यादा होगा और अगर वो नॉन डायलिसिस है, लेकिन अगर वो डायलिसिस रिसीव कर रहा है तो 200 माइक्रोग्राम से ज़्यादा होगा। अब आप लोग 1 मिनट के लिए अपने इस पेशेंट को रिकॉल करें कि इस पेशेंट को क्या था। ये हीमोडायलिसिस का पेशेंट था, सीकेडी हीमोडायलिसिस करवा रहा था। इसकी लैब रिपोर्ट जब हम लोगों ने देखी तो इसमें हमारे पास क्या आया, 480 माइक्रोग्राम पर लीटर इसकी सीरम फेरेटिन की रिपोर्ट आई। इससे क्या पता चला हमें कि पेशेंट को क्या है, फंक्शनल आयरन डेफिशिएंसी है। फंक्शनल आयरन डेफिशिएंसी की एक और बात हमें पता चली कि हमें इसमें जो है ना क्या पता चलता है हमें कि इसमें आयरन स्टोर्स तो एडिक्वेट है, यानी फेरेटिन लेवल जो है वो ज़्यादा होगा, लेकिन आयरन की इमोबिलाइजेशन नहीं हो रही। किस वजह से? इन्फ्लेमेशन की वजह से और हाई लेवल ऑफ हेप्सिडिन की वजह से। ठीक है? और ये बात हमें कंफर्म कैसे होगी? सीआरपी से भी। अब जो लोगों ने पिछला केस को देखा होगा उसमें भी हमारे पास सीआरपी का लेवल जो है, मैंने जो पिछला केस बताया था जिसमें पेशेंट को डायलिसिस रिसीव नहीं की जा रही थी, लेकिन उसमें जो थी वो एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी थी, एब्सोल्यूट आयरन डेफिशिएंसी थी, लेकिन उसमें भी सीआरपी एलिवेटेड था। तो समटाइम्स सीआरपी एलिवेट हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने जो मेन रखने होते हैं कि फैक्टर्स जिनके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये फंक्शनल है या फिर ये जो है ना एब्सोल्यूट है, तो वो कहाँ से हम लोग करेंगे? वो हम लोग करते हैं इन 2 पैरामीटर्स की बेसिस पर। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ पर हमें इन दोनों का डिफरेंस पता चल गया कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, तो हमें इन दोनों के पता चला कि यहाँ पर पेशेंट को क्या है, फंक्शनल आयरन डेफिशिएंसी है। अब KDIGO गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है कि क्या आयरन थेरेपी जो है वो कंटिन्यू करवाई जाएगी, रुकवाई जाएगी या मॉडिफाई की जाएगी? तो हमें पता चलता है KDIGO गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जब ओरल थेरेपी जो है वो प्रोवाइड ना करे एडिक्वेट रिजल्ट, तो पेशेंट को शिफ्ट कर देना चाहिए आईवी थेरेपी पे। पहले हमें गाइडलाइन ये पता चलती है। ठीक है? इसके साथ-साथ हमें ये भी देखना है कि पेशेंट को तो इन्फ्लेमेशन है और इन्फ्लेमेशन हेप्सिडिन वो ओरल आयरन को सही तरह से एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देगा। तो अगर हम पेशेंट को ओरल आयरन देते हैं तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन है फिलहाल। तो इसलिए आईवी आयरन दिया जाएगा ऐसे पेशेंट को, लेकिन साथ-साथ जो है वो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आईवी आयरन के साथ-साथ जो उसको इन्फ्लेमेशन है उसका ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा। ठीक है? वो आपको जो क्लिनिकल जो अटेंडिंग फिजिशियन है वो पेशेंट को जो है वो देगा इन्फ्लेमेशन का ट्रीटमेंट में, कि इन्फ्लेमेशन भी रिज़ॉल्व हो और जो आयरन की डेफिशिएंसी है वो आईवी आयरन के थ्रू जो है वो कंप्लीट की जाएगी, उसको रिस्टोर किया जाएगा। ठीक है? यहाँ पर बात एक इम्पोर्टेंट है कि आईवी आयरन थेरेपी जो है वो किस टाइम नहीं दी जाती। कोई भी KDIGO गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है कि किसी भी आयरन थेरेपी, बेशक वो ओरल आयरन हो या फिर आईवी आयरन हो, वो रुकवा दिया जाएगा अगर पेशेंट का फेरेटिन लेवल 700 माइक्रोग्राम से ज़्यादा है या फिर टी-सैट का लेवल 40% से ज़्यादा है। तो इसीलिए जब भी ओरल आयरन दो या फिर आईवी आयरन दें, इन जो टेस्टिंग जो है वो इनकी लाज़मी करवाई जाती है, ताकि जो है वो पता चलता रहे कि पेशेंट को जो है वो कितना उसके अंदर वो है, आयरन के आयरन का स्टोर है, ठीक है ना? उसके बाद आ जाती है इन्फ्लेमेशन का। मैंने आपको बता दिया कि इन्फ्लेमेशन की थेरेपी भी साथ-साथ जो है वो दी जाएगी। अब जिन लोगों को यहाँ पर आईवी आयरन के बारे में कन्फ्यूजन है कि आईवी आयरन जो है वो किस टाइप का होता है और कौन-कौन सी जो है ना इसकी वो होती है रिकमेंडेशन कितने मिलीग्राम की, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहीं पर इसी केस पे आप जाएँगे या फिर आप लोग अगर मेरे पिछले वाले केस यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये मैनेजिंग आयरन एफिशिएंसी, इसको आप ओपन करें, ठीक है? इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर जो है वो सारा कुछ मेंशन है कि ओरल और आईवी आयरन के दरमियान क्या डिफरेंस है और इंट्रावेनस आयरन के जो है वो कौन-कौन सी फॉर्मुलेशन मार्केट में अवेलेबल है। उनके अंदर एलिमेंटल आयरन कितना होता है, मैक्सिमम डोज़ कितनी दी जा सकती है, मिनिमम इन्फ्यूजन टाइम, मिनिमम इंजेक्शन टाइम और की कंसिडरेशन सारा कुछ लिखा है। और इसी तरह ओरल आयरन के बारे में भी जो-जो फॉर्मुलेशंस हैं मार्केट में वो सारी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इनको भी जाके ज़रूर रीड कीजिएगा या फिर यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। यही केस स्टडी मैंने सारी समझाई भी हुई है जिसमें पेशेंट को जो है वो डायलिसिस नहीं दी जा रही थी। ये भी पढ़िएगा जाके, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग चलते हैं अपना आगे कि क्या हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ मैंने आपको बता दिया कि पेशेंट जो हमारे पास क्वेश्चन था कि किस तरह के आयरन थेरेपी को आप रिकमेंड करेंगे, ठीक है ना? कि आप रिकमेंड करेंगे स्टार्ट करवाना? जी हाँ, बिल्कुल रिकमेंड किया जाएगा। फार्मासिस्ट एक रिकमेंड करेगा या फिर जो नेफ्रोलॉजिस्ट है वो उसको ज़रूर रिकमेंड करेगा, लेकिन इन लिमिट्स को ध्यान रखते हुए इसीलिए टेस्टिंग भी करवाई जाती है, ठीक है? उसके बाद आ जाती है कि पोटेंशियल कॉजेज़ क्या होते हैं। एक इरेथ्रोपोietin स्टिमुलेटिंग एजेंट अगर आप दे रहा है, पेशेंट को दिया जा रहा है और अगर उसका रिस्पॉन्स सही तरह नहीं आ रहा, तो उसकी वजूहात क्या हो सकती है? इसकी एक वजह, मेन जो वजह है वो ये हो सकती है कि आयरन लेवल जो है वो पेशेंट के अंदर वो कंप्लीट नहीं है, मतलब इनएडिक्वेट सीरम लेवल है आयरन का, ठीक है ना? मतलब आयरन जो है वो पेशेंट की बॉडी के अंदर अगर वो एडिक्वेट अमाउंट में मौजूद नहीं है, तो जो इलेक्ट्रोसाइट स्टिमुलेटिंग एजेंट जो है वो रेड ब्लड सेल सही तरह से नहीं बना पाएँगे, ठीक है? तो ये एक बड़ी वजह होती है और इसकी वजह क्या है कि एलिवेशन हुई हुई है हेप्सिडिन की, ठीक है ना? दूसरी वजह क्या होती है, और इसकी वजह से जो है ना वो आयरन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्ब ही नहीं हो पा रहा, ठीक है ना? पेशेंट की बॉडी के अंदर, इस पेशेंट को जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? अब सेकेंडरी इसके अलावा जो है वो सेकेंडरी हाइपर फॉस्फेट का लेवल अगर ज़्यादा हो तो भी जो है वो सब ऑप्टिमल रिस्पॉन्स आता है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये हाइपर फॉस्फेटेमिया किस तरह से इफेक्ट करता है। लेकिन अभी के लिए आप लोग देख लो कि ये जो है ना सब ऑप्टिमल जो रिस्पॉन्स में जो है वन ऑफ द रीज़न जो है वो हाइपर फॉस्फेटेमिया भी है।
ठीक है? हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि व्हाट तो हमारे पास 2 कॉजेज़ हो गए, एक तो आयरन लेवल की कमी और दूसरा फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा होना। इनकी वजह से जो है वो आपके पास अगर पेशेंट को जो है वो जा रहे हैं ये इरेथ्रोसाइट स्टिमुलेटिंग एजेंट इरेथ्रोपोएटिन वगैरह तो इनका रिस्पॉन्स कम हो सकता है, अगर पेशेंट में आयरन की कमी है या फॉस्फेट की ज़्यादती है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं व्हाट रोल डज़ हेप्सिडिन प्ले इन द आयरन मेटाबॉलिज्म? ये तो अब आप सबको समझ आ ही गई होगी अब तक कि अगर हेप्सिडिन का लेवल ज़्यादा है तो 2 बातें हैं। एक तो वो ओरल आयरन को आने नहीं देगा। अगर आप इंटेस्टाइन से आयरन ले रहे हो, ओरली आयरन ले रहे हो तो वो आपकी आंतों से जो है वो पेशेंट की आंतों से जो है वो आयरन को हज़म नहीं होने देता। दूसरा जो आयरन का स्टोर है उससे उसको ब्लड में आने नहीं देता, बचा के रखता है। ठीक है? तो ये हमें पता चल गया कि क्या इसका लेवल है। मतलब हेप्सिडिन का क्या रोल है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? वुड यू रिकमेंड स्विचिंग द रूट और द फॉर्मुलेशन ऑफ द आयरन थेरेपी व्हाई एंड व्हाई नॉट? क्या आप रिकमेंड करेंगे कि आयरन का जो रूट है या फॉर्मुलेशन है वो उसको जो है वो स्विच किया जाए? अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं वही बात को कि मैंने आपको जो शुरू में बताया था कि पेशेंट जो है वो मल्टीविटामिन ले रहा है जो खास तौर पे रीनल फॉर्मूला होता है। जैसे रीनाविट के नाम से अगर मैं पाकिस्तानी मार्केट की बात करूँ तो रीनाविट और पॉलमेंटा के नाम से आती हैं। जो खास तौर पे रीनल मेडिसिन से होती हैं मतलब रीनल मल्टीविटामिन है और ये किडनी के उसके हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन-कौन से मज़ीद विटामिन की क्या-क्या लिमिट होती है, तो ये जो केस स्टडी ऊपर मौजूद है, सब कुछ इसमें यहाँ पर आपको प्रिस्क्रिप्शन के आकार में मिलेगा। यहाँ पर केस स्टडी आप लोगों ने क्लिनिकल केस स्टडी विटामिन रिकमेंडेशन ये आप लोगों ने खोल लेनी है और यहाँ पर आपको सारा कुछ जो है वो मिलेगा, कौन-कौन से विटामिन की क्या-क्या रिकमेंडेशंस है और किस तरह से विटामिन्स को यूज़ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाज़मी पढ़िएगा और इसकी वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी वीडियो लेक्चर। अच्छा नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि एक पेशेंट जो है हमारे पास, अगर वो रीनल फ़ॉर्मूला ले रहा है, तो सबसे पहला सवाल हमारे पास ये होगा कि क्या उसके अंदर आयरन मौजूद है या नहीं है? अगर हम कोई पेशेंट आता है और वो कहता है कि मैं रीनल फ़ॉर्मूला ले रहा हूँ मल्टीविटामिन्स का, तो आपने देखना है कि कुछ के अंदर आयरन होता है, कुछ के अंदर नहीं होता। तो आपने देखना है कि आयरन इसके अंदर है कि नहीं, जैसे रीनावेट के अंदर जो है वो आयरन मौजूद होता है एंड पॉलमेंटा के अंदर आयरन नहीं होता, जबकि पॉलमेंटा के अंदर क्या होता है? एल-मिथाइल फोलेट होता है आयरन की जगह। ठीक है ना? बेसिकली तो रीनावेट के अंदर भी है विटामिन बी9 लाइक फॉलिक एसिड है, लेकिन इसमें क्या है पॉलमेंटा के अंदर एल मिथाइल फोलेट है, एक्टिव फॉर्म है, ठीक है? इसमें मज़ीद भी कुछ डिफरेंसेस हैं इन दोनों के दरमियान, कुछ लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन इनको आई डोंट थिंक सो इसको यूज़ करना चाहिए क्योंकि ऐसे कंडीशन में जिनको पेशेंट को पहले से आयरन जो बहुत ज़्यादा हो, उनको आप रीनावेट नहीं दे सकते, ठीक है ना? और दूसरी बात ये होती है कि अगर पेशेंट को आयरन की डेफिशिएंसी है और ओरल आयरन उसको रिकमेंड किया गया है, तो आप उसको फॉर्मेंटा देने नहीं दे सकते कि आप उसको कह दो कि रीनावेट माँगना है और फॉर्मेंटा आप उसको दे दो। मतलब इंटरचेंजेबली नहीं दे सकते आप उसको, ठीक है ना? क्योंकि इनमें कुछ जो है वो डिफरेंसेस हैं और डिफरेंसेस जो है हमेशा आप लोगों ने नोट करने होते हैं, उसके बाद ही आप रिकमेंड करते हो अल्टरनेटिव। अच्छा यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो अगर वो इवन अगर फॉर एग्जांपल अगर वो रिनावेट ले रहा है, मतलब कोई भी आप जिस किसी भी कंट्री से आप लोग सुन रहे हो, तो अगर वो आयरन कंटेनिंग सप्लीमेंट ले रहा है, तो अभी ओरल आयरन का तो कोई फायदा होने नहीं वाला, तो हम लोग रिकमेंड यही करेंगे क्योंकि हेपेटिन लेवल का मैंने आपको बताया, तो हम रिकमेंड यही करेंगे कि उसको स्विच कर दिया जाए ओरल से आईवी और इसमें स्विच कर दिया जाए। और अगर हम लोग आईवी रूट यूज़ करेंगे तो हमें मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी, इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। अगर जो है पेशेंट ले रहा है आईवी रूट से आयरन को, तो उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है और ये भी हम आपको बताऊँगी कि किस तरह से जो है ना उसकी गाइडलाइंस हैं, कि किस-किस टाइम पे मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। ठीक है? अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फॉस्फेटेमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया या फॉस्फेट बाइंडर का क्या इन्फ्लुएंस है, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यही है। हाइपरफॉस्फेटेमिया यानी फॉस्फेट लेवल ज़्यादा होता है, तो वो क्या कॉज़ करता है FGF23 यानी फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23 की रिलीज़ स्टार्ट करवा देता है बोन से। अब जब बोन से इसकी रिलीज़ होती है ना, तो इरिथ्रोपोइएटिन की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन नहीं होती। तो मैंने आपको बताया था कि हाइपरफॉस्फेटेमिया भी एक रीज़न है कि इरिथ्रोपोइएटिन जो स्टिमुलेटिंग एजेंट है वो सही तरह काम नहीं करता। ठीक है ना? उसकी वजह यही है कि ये सप्रेस कर देता है इरिथ्रोपोइएटिन की प्रोडक्शन को। इसके अलावा ये हेपेसिडिन लेवल इटसेल्फ भी बढ़ाता है, मतलब इन्फ्लेमेशन तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, ये जो फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा होना, ये भी हेपेसिडिन का लेवल बढ़ाता है, ठीक है ना? जिसकी वजह से क्या होता है कि फंक्शनल आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है और एनीमिया हो जाता है और रेजिस्टेंस हो जाता है इरिथ्रोसाइट स्टिमुलेटिंग जो एजेंट होता है ना, उनसे रेजिस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना? वो सही तरह काम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आपका क्या बॉडी के अंदर से जो है वो खुद ही सप्रेशन आ रही होती है फॉस्फेट लेवल ज़्यादा होने की वजह से। दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर आप जब प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं खासतौर पे फार्मासिस्ट के लिए, तो जब आप प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं तो आपको यहाँ पर जो है इन चीज़ों को नोट करके पेशेंट को काउंसलिंग करनी पड़ती है कि अगर पेशेंट जो है वो कोई फॉस्फेट बाइंडर ले रहा है तो देखिए कौन-सा फॉस्फेट बाइंडर ले रहा है। अगर तो वो नॉन आयरन बेस्ड फॉस्फेट बाइंडर ले रहा है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम एसिटेट, सिविलामीर इवन, तो ये बाइंड कर जाते हैं डाइटरी आयरन के साथ। मतलब अगर आपके डाइट में जो भी आयरन होता है ये उसके साथ भी बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन अगर कुछ होनी भी है तो वो भी नहीं होगी। सिविलामिन खास तौर पे जो है वो इसकी डिलेशन कॉज़ करवाता है। और अगर पे फॉर एन एग्जांपल लेट्स सपोज़ कि इस पेशेंट में इन्फ्लेमेशन नहीं थी, ठीक है ना? सपोज़ करें कि सीआरपी का लेवल इसमें नॉर्मल था। अब इसको सिविलामीर भी दिया जा रहा है और साथ में जो है ऐसे पेशेंट को आयरन जो है ना सप्लीमेंट भी दिया जा रहा है ओरल आयरन। अब यहाँ पर फार्मासिस्ट या फिजिशियन क्या उसको रिकमेंड करेगा? वो रिकमेंड करेगा कि अगर आपने सिविलामीर भी लेना है या फिर आपने कोई भी नॉन आयरन बेस्ड फॉस्फेट बाइंडर लेना है और साथ में आयरन ओरल आयरन सप्लीमेंट भी लेना है, तो दोनों को आप लोगों ने 2 घंटे के फासले से लेना है, एक साथ नहीं लेना, ठीक है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग उसको गाइड करें पेशेंट को। इसी तरह से अगर आप लोग लॉन्ग टर्म जो ये तो मैंने आपको एक फिक्शनल केस बताया ना कि एक ऐसे केस जिसमें इन्फ्लेमेशन नहीं है और उसको ओरल आयरन दिया जा रहा है और सिविलामीर भी ले रहा है,
या फिर कैल्शियम कार्बोनेट ले रहा है या कोई भी नॉन आयरन बेस इनमें से कोई भी ले रहा है, ठीक है ना? तो उनको ज़रूर रिकमेंड किया जाएगा कि ओरल आयरन को और इसको 2 घंटे के फासले से लेना है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है हमारे पास अगर वो आयरन बेस जो है ना वो ले रहा है फॉस्फेट बाइंडर जैसे पैरिक सिट्रेट है। पैरिक सिट्रेट का जिनको नहीं पता वो इस पे क्लिक करें उसको आपको पता चल जाएगा और भी मज़ीद सी बहुत सी फॉर्मुलेशंस है आयरन की जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। सारी की सारी ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि आयरन मार्केट में बहुत से नामों से आ रहा है पैरास ग्लूकोनेट, पैरास सल्फेट, आयरन बिस्ग्लिसिनेट वो सारा कुछ इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, सारा कुछ पढ़िएगा लाज़मी। ठीक है? तो यहाँ पर पैरिक सिट्रेट एक वाहिद ऐसा है जो कि फॉस्फेट बाइंडिंग का काम भी करता है और आयरन सप्लीमेंटेशन भी का भी काम करता है। तो यहाँ पर भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी पेशेंट को जो है वो आप आयरन भी डेफिशिएंसी भी है और फॉस्फेट की भी लेवल हाई है और आप फॉस्फेट बाइंडर देना चाह रहे हैं तो एक फार्मासिस्ट या फिजिशियन नेफ्रोलॉजिस्ट वगैरह को रिकमेंड कर सकते हैं पैरिक सिट्रेट को एज अ एजेंट फॉर द कंट्रोलिंग बोथ ऑफ दीज यानी फॉस्फेट का लेवल हाई जो है उसको टैकल करने के लिए भी और जो आयरन का लेवल कम है उसको टैकल करने के लिए भी पैरिक सिट्रेट चल जाएगा, ठीक है ना? और अगर फॉर एग्जाम्पल वो दे दिया जा रहा है तो फिर तो कोई इश्यू नहीं है, ऐसे पेशेंट को आयरन भी मिल जाएगा और साथ में जो है वो फॉस्फेट बाइंडिंग भी हो जाएगी, ठीक है? लेकिन अगर पेशेंट को जो है वो नॉन आयरन बेस दिया जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि इनमें से कोई दिया जा रहा है, साथ में ओरल आयरन भी दिया जा रहा है, साथ में मैं आपको जनरलाइज़ भी बता रही हूँ कि इस केस के अलावा जनरली क्या-क्या सिनेरियोज़ हो सकते हैं मज़ीद आपके पास, तो उसको सेपरेट करना पड़ेगा, 2 घंटे के फासले से लेना चाहिए उसको, ठीक है? उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि क्या मॉनिटरिंग प्लान या पैरामीटर या फ्रीक्वेंसी आप रिकमेंड करेंगे एनीमिया मैनेजमेंट के लिए? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट KDIGO गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि ऐसे पेशेंट में जिनमें सीकेडी हो और आप उसको आयरन दे रहे हो, तो आपका बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, बल्कि आपको ये करवाना चाहिए कि आप टेस्ट करवाएँ हीमोग्लोबिन, फेराटिन और टी-स्टैट हर 3 महीने ऐसे पेशेंट के लिए जो डायलिसिस रिसीव नहीं कर रहे या फिर जो पेरिटोनियल डायलिसिस रिसीव कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन अब हम अपने केस को देखें तो हमारे केस में तो पेशेंट डायलिसिस रिसीव कर रहा है, तो फिर डायलिसिस वाले पेशेंट के लिए क्या है कि इन तीनों को जो टेस्ट करवाना है हीमोग्लोबिन, फेराटिन एंड टी-स्टैट इन तीनों को जो टेस्ट करवाना है वो हर माह करवाना पड़ेगा ऐसे पेशेंट को जो डायलिसिस रिसीव कर रहा है और साथ में आयरन थेरेपी भी रिसीव कर रहा है, ठीक है? अगर इस केस में इसके मज़ीद हम लोग फैक्टर्स देखें तो हमें क्या-क्या मतलब पैरामीटर्स को लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने कहा इन्फ्लेमेशन का भी ट्रीटमेंट दिया जाए, साथ-साथ देना चाहिए इस पेशेंट को। तो सीआरपी का लेवल भी देखा जाएगा रेगुलर मॉनिटरिंग में, ठीक है ना? लैब वैल्यू जब करवाएँगे, सीरम फॉस्फेट का लेवल भी देखा जाएगा एंड ब्लड प्रेशर भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम लोग ईएसए की थेरेपी दे रहे हैं। ठीक है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप लोग किस तरह से जो है ना ये मैनेज करते हैं। इसके डायलिसिस वाले पेशेंट को तो करना ही रीड आपने करना ही करना है प्रिस्क्रिप्शन चार्ट में जाके, लेकिन ये जो नॉन डायलिसिस वाला पेशेंट है, इसमें भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो आपने इसको भी जाके जो है वो ज़रूर ब ज़रूर आपने इसको रीड करना है क्योंकि इसमें बहुत सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है कि जैसे कौन-कौन सी गाइडलाइंस हैं आईवी थेरेपी के लिहाज से, इसके अलावा ओरल और आयरन का आईवी का मैंने आपको बताया और बहुत ज़्यादा मज़ीद ये यहाँ पर आईवी आयरन के लिहाज से मैंने थेरेपी लिखी हुई है क्योंकि आईवी आयरन की क्या-क्या मज़ीद कंसिडरेशन होती हैं। जैसे आप लोगों ने अगर आईवी आयरन के दरमियान कोई भी फॉर्मुलेशन चूज़ करनी है तो आप लोग किस बेसिस पे करेंगे और अगर कोई सिस्टेमिक रिएक्शन हो जाता है, पेशेंट को सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है तो आप लोगों ने आयरन थेरेपी होल्ड करवानी है और ये KDIGO गाइडलाइन की लिखी हुई है सारी, ठीक है? और अगर एक पेशेंट का आयरन लेवल ये मतलब मैंने आपको यहाँ पर भी बताया कि अगर इतना हो तो आपने रुकवा देनी है और अगर आपने आईवी आयरन जो है पेशेंट को शुरू करवाया है, तो हाइपर सेंसिटिविटी मैनेज करने के लिए आपके पास हर तरह की मेडिकेशन मौजूद होनी चाहिए, ठीक है ना? इसके अलावा जो है आईवी आयरन का जो डोज़ है वो कभी भी आपके पास ये जो मेंशन टेबल है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और प्री ट्रीटमेंट जो है वो रूटीनली नेसेसरी नहीं होता। स्टेरॉइड अक्सर लोग जो है आईवी आयरन के साथ दे रहे होते हैं, लेकिन ये रूटीनली नेसेसरी नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस और मज़ीद गाइडलाइंस भी रेफरेंस भी यहाँ पर अवेलेबल है। बेसिकली तो इसमें भी अवेलेबल था, इसमें भी मैंने आपको यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है? दिस इज़ द जनरल केस स्टडी कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आपने क्या-क्या चीज़ें जो है वो उसको नोट करनी होती हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इन सारी केस स्टडीज़ को ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि हम लोग जो है बहुत बेदरेक आयरन सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन्स बेदरेक लोग इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। तो वो चीज़ें को जो है वो क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ के पेशेंट को जो है वो ख़ास तौर पे ध्यान देना पड़ता है, उनको देने से पहले। तो सारा कुछ ज़रूर पढ़िएगा और इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इसमें मज़ीद फार्मा बुलेटिन वगैरह फ्री स्टडी नोट्स हैं वही इसमें और फ्री स्टडी नोट्स को भी जाके जो है वो विज़िट करें, डाउनलोड करें, वहाँ से तैयारी करें। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।